हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा करेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की देन माना जाता है। शीत युद्ध पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, और दोनों ही गुटों के जो नेता थे अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों की ये कोशिश रही कि जितने भी राज्य उस टाइम पर जो स्वतंत्र हुए थे उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने गुट में शामिल कर लिया जाए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर दिया जाए। उन्हीं परिस्थितियों का जवाब था गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई ऐसे राज्य जिन्होंने तभी अपनी स्वतंत्रता को पाया था, उनके मन में एक भय था कि यदि हम इस गुटबाजी में शामिल हो गए, यदि हमने किसी भी विकसित राष्ट्र की मित्रता को स्वीकार कर लिया और हम उसके गुट में शामिल हो गए, तो कहीं बरसों के बाद जो उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, कहीं वो अपनी स्वतंत्रता को न खो बैठें। इस भय के साथ उन्होंने उसके विकल्प को तलाशना शुरू किया और उस विकल्प में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाने की उनको एक आकर्षण पैदा हुआ। अगर हम देखें तो इस वक्त नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीन प्रमुख देश थे जिन्होंने एक तरीके से विकासशील राज्यों को संगठित कर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए प्रयास प्रारंभ किए। अब इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि नाम देशों के संगठन के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला उद्देश्य है अपनी ये जो छोटे और नव स्वतंत्र देश थे, इनको अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना था। साथ ही आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए वह जो भी सामाजिक उनकी विषमताएं थीं उनको दूर करने के लिए विकसित राष्ट्रों पर अपनी निर्भरता कम कर दें और आपस में एक दूसरे का सहयोग करके विकासशील राज्य एक दूसरे का सहयोग करें, और जो उस वक्त की साम्राज्यवाद, नव उपनिवेशवाद, शोषण, रंग भेद, जाति भेद, ये जो समस्याएं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको समाप्त करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। ये उद्देश्य उस वक्त था, लेकिन आज की तारीख में भी उद्देश्यों में कुछ नई चीज़ें हो गई हैं। चूँकि जो पुराने उद्देश्य थे, जैसे स्वतंत्रता को कायम रखना या स्वतंत्रता को बनाए रखना, तो उस रूप में आज उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है। ज़्यादातर राज्य सभी संप्रभु राज्य हैं। साम्राज्यवाद या शोषण, रंग भेद, जाति भेद काफ़ी मात्रा में अगर देखें तो इन समस्याओं को भी आज अंत हो चुका है। लेकिन फिर भी गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी अपना एक महत्व बनाए हुए है, क्योंकि उसने अपने उद्देश्यों में समय के साथ परिवर्तित किया है। आज की तारीख में उसका उद्देश्य क्या है कि एक ध्रुवीकरण विश्व में प्रभुत्ववाद का संगठित व सशक्त विरोध करना। एक ध्रुवीकरण राज्य से मतलब जैसे अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि विश्व की एक बहुत प्रमुख ताकत हो गई है, और स्पेशली शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जब सोवियत संघ की शक्तियाँ समाप्त हो गई तो पूरे विश्व राजनीति में अमेरिका का बोलबाला हो गया। ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन का संगठित और सशक्त विरोध अमेरिका की उस दादागिरी से रोक सकता था। दूसरा उद्देश्य है यूएनओ का लोकतंत्रीकरण करना, कि जैसे भी हम देखते हैं कि भाई सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनकी निषेधाधिकार शक्ति के कारण उनका सुरक्षा परिषद पे एक बहुत बड़ा दबदबा है। तो अपने गुट निरपेक्ष राज्य, अपने जो भी ये विकासशील राज्य हैं, इसकी संगठित शक्ति के कारण यूएनओ में भी अपनी बात मनवाने लगे हैं। तो आज की तारीख में ये जो राज्य हैं ये यूएनओ का लोकतंत्रीकरण करने के समर्थक हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग व उत्तर पर निर्भरता को कम करना। दक्षिण दक्षिण सहयोग से मतलब वे राज्य यानी कि विकासशील राज्य आपस में सहयोग करें, और जो विकसित राज्य हैं यानी कि उत्तर राज्य है उन पर जो निर्भरता है उसको ये समाप्त करें। समुचित नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें विकासशील राज्य स्वतंत्र हों और आत्मनिर्भर बने, और जो विकसित राज्य हैं उन पर उनकी निर्भरता कम हो।
इसके अलावा प्रदूषण व आतंकवाद की समस्याएं, ये दोनों मॉडर्न टाइम की हम मान सकते हैं कि आज की तारीख में दो प्रमुख समस्याएं हैं। एक है पर्यावरण प्रदूषण और दूसरा है आतंकवाद। तो इनको मिटाने की कोशिश करना भी आज की तारीख में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा इसका इतिहास की बात कर रहे हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि कौन ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना में प्रमुख अग्रणी भूमिका अदा करी। तो उसमें थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नेहरू है, टीटो है, नासिर है। नेहरू भारत से थे, टीटो मिस्र से और नासिर यूगोस्लाविया। बच्चे यहाँ ध्यान दें, टाइपिंग एरर दिख रही है, यूगोस्लाविया है इस राज्य का नाम। फिर बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है 1955, अगेन यहाँ पर भी टाइपिंग एरर दिख रही है, 1995 बाय मिस्टेक है, ये 1955 इसको पढ़ें। बांडुंग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन है जिसमें 25 राज्य सम्मिलित हुए थे और आज ये सदस्यों की संख्या बढ़कर लगभग 125 हो गई है। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के इसके अर्थ एवं परिभाषा की बात कर रहे हैं। इसमें जॉर्ज लिस्का ने पहली बार गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। उनका अभिप्राय क्या है, गुटनिरपेक्ष से मतलब क्या है, शक्ति गुट से पृथक रहने की नीति, यानी कि उस टाइम तत्कालीन जो शक्ति गुट थे यानी कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, उससे अपने आप को पृथक रखने की नीति अपनाना। फिर स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीयता का आह्वान, कि जो उस टाइम की सिचुएशन थी, उस टाइम क्या आवश्यकता थी कि जो भी राज्य हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से भले ही पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसको पूरा किया। शांति का रास्ता इनका अपनाना था। प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज़्यादातर देश जो है वो युद्ध को से भयभीत हो चुके थे और उनको मानना था कि युद्ध जो है मानवता को समाप्त कर देगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के विकल्प के रूप में शांति से अपने विवादों को सुलझाने की प्राथमिकता दी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, आधिपत्य विरोधी नीति, ये जो भी उस टाइम की सिचुएशंस थी, इन सब का विरोध गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा किया जाना चाहिए। और लास्ट है यूएनओ का सहायक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन यूएनओ को चुनौती देना उसका मकसद नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति को सुदृढ़ करना, यानी कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना, बल्कि उसका विकल्प नहीं बनना। फिर अब हम ले रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे उसके उदय के क्या कारण थे। पहला है शीत युद्ध। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको कहा कि यदि शीत युद्ध में दो गुट नहीं होते, यदि साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के रूप में विश्व विभाजित नहीं हुआ होता, तो शायद गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी नहीं होता। फिर मनोवैज्ञानिक विवशता। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से मतलब क्या है कि जो नव स्वतंत्र देश थे, इनके मन में जो अपनी स्वतंत्रता को खोने का डर था, वो एक बहुत बड़ा कारण था इन राज्यों के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। सैनिक गुटों से पृथक रहना, कि नाटो, सीएटो आदि जैसे सैनिक संधियां हो रही थी, तो इन राज्यों, जो दक्षिणी एशिया के राज्य थे, अफ्रीका के थे, इन राज्यों का मकसद यही था कि किसी तरीके से शांति प्रिय तरीक़ों से विवादों को सुलझाना, युद्धों से दूर रहना और सैनिक गुटों से भी अपने आप को पृथक रखना। फिर अपनी पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा, कि जैसे भारत जैसे देश हैं कि भाई उनकी जो अपनी एक अलग पहचान है, उनकी अपनी विचारधारा है, उसको बिल्कुल एक दुनिया में अपनी विचारधारा, अपनी मिसाल कायम करना और किसी भी पूंजीवादी या साम्यवादी गुट में शामिल नहीं होना। स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि सभी की इच्छा ये थी कि किसी के दबाव में आकर अपने अन्य राज्यों से संबंध ना रखें, बल्कि जिससे चाहे मित्रता करें और यदि किसी का अगर अनुचित लगता है तो उसका विरोध भी कर सकें, भले ही वो उनका मित्र क्यों ना हो। लास्ट, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कि ये जो राज्य थे, जो विकासशील थे या पिछड़े हुए थे, उनके लिए बहुत ज़रूरी था उस टाइम पर विकसित राज्यों से आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो यदि वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो शायद उन्हें उतनी सहायता नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने बिना किसी गुट में शामिल हुए दोनों ही महाशक्तियों से यथासंभव आर्थिक सहायता लेनी चाहिए और ये उनके विकास में सहायक भी रहा।
अब है नाम की उपलब्धियां क्या हैं, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या क्या उसने अब तक अचीव किया है। पहला है, गुट निरपेक्ष को दोनों गुटों द्वारा मान्यता दी गई। सबसे बड़ी बात कि ना तो पूंजीवादी गुट ना साम्यवादी गुट ने इसका विरोध किया, बल्कि दोनों ने इसके अस्तित्व को स्वीकार लिया और उसको मान्यता दी। विश्व राजनीति में संघर्षों को टालना, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा कई बार सिचुएशन बनी थी कि तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष राज्यों की अग्रणी भूमिका के कारण कई बार युद्ध जैसी स्थिति को टाल दिया गया। शीत युद्ध तीसरा है, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत बड़ी चीज़ है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद से कई बार छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कई बार बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति भी रही है, लेकिन फिर भी कभी भी ये शस्त्र युद्ध में नहीं परिवर्तित हुआ था। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। दितांत की स्थिति में लाना। दितांत क्या है, तो तनाव में शिथिलता। और कब, किसके बीच का तनाव, तो जो हमारी महाशक्तियाँ थी। शीत युद्ध मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि 45 साल चलने वाला एक तनावपूर्ण दौर था, लेकिन कभी कभी इस दौर में दोनों के बीच में तनाव में शिथिलता आई। उस तनाव में शिथिलता के लिए फ्रेंच वर्ड है दितांत। तो दितांत यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्यों ने दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव को कम करने की कोशिश से एक तरीके से दितांत का दौर आया। अगला पॉइंट है, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति हुई। कि इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण विकासशील राज्यों की भी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनकी नीतियां थी, सिद्धांत थे, उससे भी महाशक्तियां भी प्रेरित हुई और उन्होंने भी निशस्त्रीकरण की संधियां प्रारंभ करी और अस्त्र नियंत्रण की बातें यथासंभव जितने भी सम्मेलन हो रहे थे उसमें पुरजोर तरीके से मांग उठने लगी। विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शांति भी कायम करी और एक खुलापन समाज में को दिया। अपनी राष्ट्र प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान, कि अगर हम देखें शीत युद्ध में जो कमज़ोर राष्ट्र थे उन्हें किसी न किसी महाशक्ति के अनुसार अपना विकास तय कर रहे थे, जबकि गुट निरपेक्ष राज्यों ने अपनी शर्तों पर अपने विकास का क्रम, अपनी प्राथमिकताएं तय करी। यूएनओ को स्वरूप को रूपांतरित किया। यूएनओ का पुनर्गठन एवं लोकतंत्रीकरण गुट निरपेक्ष राज्यों के कारण ही हुआ। ठीक है, तो जहाँ यूएनओ के अगर अपन देखें, पहले स्थायी इसमें 5 थे, फिर इसके अस्थायी इसमें 10 थे। आज गुट निरपेक्ष राज्य बहुत ही ज़ोरदार तरीके से यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है इसकी सदस्यता की मांग कर रहे हैं और इसका पुनर्गठन की मांग भी समय समय पर उठाते रहे हैं। तो ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन की अचीवमेंट्स या उनकी जो भी उन्होंने सफलताएं। अब हम ले रहे हैं उसकी विफलताएं या उसकी आलोचना। इसमें हम सबसे पहले अवसरवादी और काम निकालने की नीति। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सबसे बड़ी जो आलोचना की जाती थी कि इनके अपने कोई सिद्धांत नहीं है और ये अवसर देखकर किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं और अपना लाभ कमाने की सोचते हैं। फिर दूसरा, सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति है। ठीक है, एक आलोचना में कहा जाता है कि भाई इसका सिद्धांत तो सही था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, लेकिन ये अव्यवहारिक था क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां आई जब भारत जैसे देश भी कहने को गुट निरपेक्ष थे, लेकिन किसी न किसी उनको महाशक्ति का सहारा लेना पड़ा। जैसे भारत चीन युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद करी। लंबे समय तक भारत जो है वो सोवियत संघ का एक परम मित्र रहा था। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो आज भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब माना जाता है। तो इस रूप में देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी अव्यवहारिक नीति भी लगती है। बाह्य सहायता पर निर्भरता। गुट निरपेक्ष आंदोलन में चूंकि हम एक दूसरे के संगठित होने के चक्कर में जो है खुद की जो क्षमता है उसको विकास करने पर उतना जोर नहीं दिया जितना एक दूसरे के मदद के बहाने उन पर निर्भर होते रहे।
नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो ऐसा लगना था कि जैसे गुट निरपेक्ष राज्य भारत की मदद को आएंगे, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो उस टाइम रूस, सोवियत संघ ने ही भारत की मदद की थी। तो उस रूप में देखें तो सुरक्षा का साधन नहीं है। संकुचित नीति है, यानी कि जो गुट निरपेक्ष राज्य हैं उन्होंने केवल अपने स्वार्थ को देखते हुए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और दोनों ही गुटों से सहयोग प्राप्त करने की उनकी नीति रही है, इसलिए उसको संकुचित नीति भी कहा जाता है। राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति, इसमें कहा जाता है, जैसे नेहरू के लिए कहा जाता है कि भाई उन्होंने अपनी लोकप्रियता को कमाने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई, उन्होंने भारत को एक सॉफ्ट राज्य के रूप में विकसित किया। तो उस रूप में देखें तो इन्होंने कई ऐसे जो नेता थे उन्होंने अपनी लोकप्रियता या के कारण उन्होंने अपने राष्ट्र हितों के साथ समझौता किया। फिर इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ कि भाई गुट निरपेक्ष नीति है, अगर यूँ देखें सैद्धांतिक रूप से इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से माना जाता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आया। नेक्स्ट, एक मूल्य रहित पैंतरा मात्र है, यानी कि एक केवल एक चाल जिसे कहते हैं कि भाई ज़रूरत पड़ी जब हम गुट निरपेक्षता का आवरण ओढ़ लेते हैं, बाकी हम इसको अपने, जब हमें इससे फ़ायदा लगता है तो हम इसको रख लेते हैं और जब हमें इसको त्याग कर अपना फ़ायदा दिखता है तो हम उसको त्याग भी देते हैं। एक दिशाहीन आंदोलन है। गुट निरपेक्षता आंदोलन के लिए जब आलोचना होती है आज के समय में बार बार ये मांग उठती है कि भाई जो इसका मकसद था अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना, अपनी पहचान बनाए रखना, गुटों में शामिल नहीं होना, चूँकि अब गुटबाजी ही समाप्त हो गई है तो नाम आंदोलन की अब क्या प्रासंगिकता है। उस रूप में इसकी आलोचना के लिए कहा जाता है कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है ये पता नहीं चलता। फिर महाशक्तियों का दबाव हमेशा बना रहा, भले ही कहते थे कि भाई ये निष्पक्ष देशों का एक संगठन है, लेकिन यहाँ पर भी महाशक्तियों का दबाव सभी राज्यों ने महसूस किया। परिभाषा विहीन, जैसे मैंने कहा कि कई लोग इसको गुट निरपेक्ष कहते हैं, कोई इसको निष्पक्ष कहते हैं, कई इसको असंलग्न राज्यों का संगठन कहते हैं। तो इस रूप में गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसकी जो परिभाषा है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो ये हो गई बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन की कमियां या उसकी आलोचना। अब हम ले रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या थी। तो पहली चुनौती थी सैनिक दबाव की चुनौती। जैसे हमने कहा कि सैनिक संगठन था, उस टाइम शस्त्रीकरण का दौर था, तो कैसे ये जो गुट निरपेक्ष राज्य हैं इस सैनिक दबाव से अपने आप को अछूता रख सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर पारस्परिक तनाव एवं वैमनस्य कि चाहे गुट निरपेक्ष राज्य हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो या कोई दूसरे राज्य, इनके आपस में इतने तनावपूर्ण संबंध थे कि ये आंदोलन विफल होने लगा। आर्थिक रूप से पिछड़ापन की जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे पिछड़ेपन से विकसित राज्य में ये शामिल हों, और पिछड़ेपन से विकासशील तो हो गए लेकिन फिर भी इन राज्यों में आज तक आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका अंत नहीं हुआ है। फिर नाम देशों में अस्थिरता उत्पन्न करना, अगर हम देखें जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बार बार यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई, सरकारें जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक थीं तो पूरे टाइम नहीं रहीं, और अगर तानाशाही रही तो भी वहाँ देर सवेर तख्ता पलट हो गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो अधिकांश सदस्य थे वहाँ पर कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखने को मिला। फिर अगली चुनौती है कि भाई ये केवल एक नैतिक आंदोलन है, यानी कि अगर वास्तव में देखें, धरातल पर देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिन नीतियों पर चलता है उसको व्यवहार में बनाए रखना पॉसिबल नहीं है। केवल ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक नैतिक आंदोलन के रूप में ये कार्यरत हो सकता है। फिर गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या, कि अगर हम देखें गुट निरपेक्ष आंदोलन के बजाय ऐसे राज्य जो किसी न किसी गुट में शामिल हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, और सैनिक संधि इन देशों के द्वारा, अधिकांश देशों के द्वारा सैनिक संधियाँ की गई। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियाँ थी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने देखी हैं। अब हम ले रहे हैं आज के समय में, आज जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है,
आज जब विश्व में दो महाशक्तियों की बजाय यह तो शक्ति का बहुकेंद्रवाद है, यह व्यवहार में देखें तो अमेरिका को माना जाता है कि विश्व में जिसे सबसे विकसित राज्य, सबसे शक्तिशाली राज्य में अमेरिका को माना जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसकी आवश्यकता है, या इसको अब समाप्त कर देना चाहिए? कई बार विभिन्न संगठनों में इस तरह की मांग विभिन्न नेताओं ने उठाई है, जिन्होंने कहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब समाप्त होना चाहिए। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला जो हम कह रहे हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कि अगर हम देखें कि प्रासंगिकता के तौर पे, तो आज भी इसकी प्रासंगिकता आवश्यक क्यों है, क्यों हम मानते हैं कि आज भी इसकी इम्पोर्टेंस है? वो इसलिए क्योंकि आज भी स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता है। हर राज्य स्वतंत्र होकर अपने संबंधों को कायम कर सके, इसलिए नाम के रूप में इसकी हम महत्व सबसे पहला हम स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देखेंगे। दूसरा, गुटनिरपेक्षता का परित्याग संभव नहीं, कि जिस तरीके से कहा जाता है कि इस आंदोलन को समाप्त कर दें, तो देखा जाए तो इसको पूरी तरह से त्याग करना संभव नहीं है। दक्षिण के हितों का एकमात्र संरक्षक संगठन है कि दक्षिणी एशियाई के जो देश हैं, ज़्यादातर अगर हम देखें अन्य संगठनों में विकसित राज्यों का बोलबाला है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे विकासशील राज्य, इनके संगठन का एक एकजुट मंच है। तो ये अपनी मांग जितने पुरजोर तरीके से इस मंच से उठा सकते हैं, अन्य संगठनों में उनकी इतनी सुनवाई नहीं होती। इसलिए भी जो विकासशील राज्य हैं उनके हितों के लिए भी नाम का होना अति आवश्यक है। फिर महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति शेष है। महत्वपूर्ण उद्देश्य में जैसे कि अगर अपन देखें कि आर्थिक रूप से इनका जो विकास होना चाहिए, स्वतंत्र इनकी पहचान होनी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण से जो विकसित राज्य इनके ऊपर एक तरीके से नाजायज़ शर्तें जो इनके ऊपर थोप रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन के रूप में देखें, आतंकवाद की समस्या से देखें, तो ये कुछ ऐसे अभी भी मकसद गुटनिरपेक्ष राज्यों के बाकी हैं, इसलिए इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। निशस्त्रीकरण समुचित विश्व व्यवस्था में शेष है कि निशस्त्रीकरण थ्योरी तो आ गई है, लेकिन व्यवहार में देखें तो आज भी शस्त्रों की होड़ मची हुई है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन निशस्त्रीकरण के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। उत्तर दक्षिण समस्याओं का समाधान होना बाकी है कि जो विकसित और विकासशील राज्यों के बीच में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए नाम का होना आवश्यक है। यूएनओ का लोकतंत्रीकरण, जैसे हमने कहा कि जब 51 राष्ट्र थे तब भी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे। आज ये लगभग 200 के आसपास सदस्य बन गए हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद में वो ही 5 स्थायी शक्तियां हैं। तो उस रूप में देखें तो यूएनओ में जो परिवर्तन होना चाहिए उसकी मांग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ही उठाई जा सकती है। इसलिए